class 9th. Welcome back to my channel. In last video we have already discussed about the Kepler's law of planetary motion, in which we have discussed Kepler's first law, second law and third law, and also we have discussed the inverse square rule, and I have told to you all that the inverse square rule is not in the NCERT syllabus, but I have taught you have to learn that. And today we will discuss the next topic of this chapter, gravitation, which is free fall. So before moving our free fall topic on the free fall, we have to understand the small topic which we have already discussed in Newton's third law of motion, class 9th. So before starting the topic free fall, we have to understand a very small topic, which is Newton's third law and gravitation. What is the relation between Newton's third law and gravitation? What are the similarities? What are the relation? तो दो लॉ के बीच में हमको पढ़ना है कि क्या सिमिलैरिटीज है, क्या रिलेशन है. तो दो दो लॉ कौन कौन से हैं? थर्ड लॉ एंड ग्रेविटेशन. तो पहले दोनों लॉ को पढ़ लेते हैं. वो क्या कहता है? दोनों लॉ ये कहता है कि थर्ड लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. एक्शन रिएक्शन लॉ है ना, यही है थर्ड लॉ. वो क्या कहता है? हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है. यानी कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स सेकेंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे भी लगाता है. ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं थर्ड लॉ में. बात कर लेते हैं ग्रेविटेशन की, है ना. तो ग्रेविटेशन क्या बोलता है? ध्यान सुनिएगा. ग्रेविटेशन में पढ़ चुके, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़े हैं. वो क्या बोलता है कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स विच हैव मास देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट. यानी कि पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट होंगे, एक मान लीजिए फर्स्ट है सेकंड है, तो हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है. यानी यहाँ पे फोर्स वर्क करता है, ये दूसरे को अट्रैक्ट करता है. तो यहाँ पे ये आ जाती है क्लास 9 कि अगर हर ऑब्जेक्ट के बीच में, जैसे कि एक मान लीजिए अर्थ है ना, और उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, सैटेलाइट है या कुछ भी है, या स्टोन है, ये मान लीजिए ये स्क्वायर, ये अर्थ है, ये अर्थ की सरफेस है, और ये क्या है? स्केच पेन है. तो ये स्केच पेन और ये मतलब स्टोन के बीच में और इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है. जिसको अट्रैक्ट कर रहा है, जिसको अट्रैक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशन ये बोलता है. और न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि जितना फोर्स ये इस पे लगा रहा होगा उतना ही फोर्स इस पे लगा रहा होगा, है ना. और फोर्स कौन सा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. तो क्यों नहीं ऐसा हो रहा है कि जब स्टोन को हम यहाँ से रिलीज करते हैं, है ना, जब स्टोन को मान यहाँ पेन को यहाँ से हम रिलीज कर रहे हैं, तो ये पेन ही नीचे क्यों जा रही है? ये अर्थ ऊपर की ओर क्यों नहीं आ रहा है? हम तो पेन को पकड़े हुए, अर्थ को तो पकड़े नहीं है. तो अर्थ को ऊपर आना चाहिए. क्या दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम वर्क कर रहा है ना. दो चीज ध्यान समझिएगा. क्या बोल रहा है कि इस पेन और अर्थ के बीच में, पेन और अर्थ के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, क्योंकि ये इस पे फोर्स लगा रहा है तो ये इस पे भी क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है. पहली बात. दूसरी बात, थर्ड लॉ क्या कहता है? जितना फोर्स इस पे लगा रहा होगा उतना ही फोर्स इस पे भी लगा रहा होगा. तो क्यों नहीं ऐसा हो रहा है कि ये अर्थ ऊपर की ओर आ रही है, ये हमेशा पेन ही नीचे की ओर क्यों जाता है ना. सवाल यहाँ पे उठता है कि क्यों नहीं ऐसा हो रहा है. तो इसको समझने के लिए हमको एक सिंपल सा चीज जानना बहुत जरूरी है. वो है क्या? न्यूटन का सेकेंड लॉ. न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है? F इज इक्वल टू वॉट? m इंटू ए, है ना. ये पढ़ चुके हैं. F इक्वल टू वॉट? m इंटू ए. तो यहाँ से निकालते हैं अगर एक्सीलरेशन, तो वो क्या आ जाता है? F अपॉन m. सही है. तो अब बात यहाँ आ जाती है कि अगर हम ये पेन को यहाँ से छोड़ रहे हैं, ये पेन नीचे की ओर जा रहा है, तो ये अर्थ ऊपर की क्यों नहीं आ रहा है? यानी हम बात कर रहे हैं इसकी एक्सीलरेशन की, कि यही क्यों एक्सीलरेट कर रहा है, ये ऊपर की एक्सीलरेट क्यों नहीं कर रहा है. तो देखिए कि आगे दो ऑब्जेक्ट के बीच में, ये अर्थ है ना, ये अर्थ है और यहाँ पे कोई पेन है. इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है. तो जितना फोर्स इस पे लगा रहा होगा F1, उतनी फोर्स इस पे लगा रहा होगा F2. यानी दोनों कंडीशन में F1, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है, F1 इक्वल टू क्या? माइनस का F2 होगा. थर्ड लॉ यही कहता है. सही है.
तो यानी कि यहाँ पे एफ हमारा क्या है, कांस्टेंट। तो इस कंडीशन में अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, F1 इज इक्वल्स टू, अगर ये 1 है तो M1 इंटू A1, है ना, ये सब 1 है, F1 M1 और A1। इसकी बात कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, F2 A2 और M2। और सेकेंड वाले की बात कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, F2 इज इक्वल्स टू M2 इंटू E2। और ये क्या है, दोनों फोर्स क्या है, इक्वल है। ये दोनों कंडीशन की हम बात कर लेते हैं, यहाँ से निकालते हैं A1, है ना, यहाँ से निकालते हैं A1 तो क्या जाएगा, F1 अपॉन M1। यहाँ निकालते हैं A2 इक्वल टू क्या जाता है, F2 अपॉन M2। दोनों के केसेस में F1 इक्वल टू F2 है, यानी F मान लेते हैं, F मान लेते हैं, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा F हो जाएगा। यानी यहाँ पे ये हमारा है क्या, कांस्टेंट है, तो यहाँ से F को हम रिलीज कर सकते हैं, मतलब कि इसको अपने में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, A1 इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन M1 एंड A2 इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन M2। अगर इसको जनरल फॉर्म में लिखा जाए, इन दोनों को जनरल फॉर्म में लिखा जाए तो क्या हो सकता है, एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, है ना। क्या मतलब हो गया कि जिस भी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा, which object have higher mass, that object have lower acceleration, and reverse is true, which object have lower mass have higher acceleration। इसको मैं डायग्राम थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे कंपेयर भी करता हूँ, ये हमारी अर्थ है और यहाँ पे कोई स्टोन है जो हम यहाँ से रिलीज कर रहे हैं, तो ये मान लीजिए M1 है और यहाँ से M2 है, तो एकदम ऑब्वियस सी बात एकदम क्लियर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि M2 इज ग्रेटर देन M1। M2 क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, M1 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यहाँ से हमको क्या मालूम पड़ रहा है, एक्सीलरेशन और मास में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। तो जिसका एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा उसका एक्सीलरेशन की बात कर लेते हो क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा, है ना, इस लास्ट मालूम पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जिसके पास मास ज्यादा है वो एक्सीलरेट कम करेगा, यानी कि वो मोशन में कम आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका पास मास कम है तो ये तो एक्सीलरेशन में तो आएगा ना, इसका एक्सीलरेशन क्या है, ज्यादा है, इसका एक्सीलरेशन क्या है, कम है। तो इसीलिए क्या होता है, मास ज्यादा होने की वजह से ये ऑब्जेक्ट जो हमारे अर्थ सरफेस वो एक्सीलरेट नहीं करता, और इसका मास कम होने की वजह से ये एक्सीलरेट करता है। बात समझ में आया, है ना। सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि मैं हूँ, ये पेन है, तो हम दोनों के कंपैरिजन में मास इसके पास बहुत ही कम है, उसके पास मास, हमारे पास मास क्या है, बहुत ही ज़्यादा इसके कंपैरिजन में। तो हम दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स तो वर्क कर रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स तो वर्क कर रहा है, बट हमारे पास मास इतना ज़्यादा है कि मैं एक्सीलरेट नहीं कर सकता। अगर मैं फेंकूंगा तो यही पेन मेरी तरफ आएगी, मैं ये उसकी तरफ नहीं जाएगी। समझ में आया। तो किस पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन इट्स मास। ज़्यादा मास होगा तो कम एक्सेलरेशन हमारा होगा। समझ में आया। ये तो सिंपल सा टॉपिक था। अब बात करते हैं फ्री फॉल। सो व्हाट डू यू मीन बाय क्लास 9, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल। जहाँ व्हेन वी से फ्री फॉल का मतलब क्या हुआ, तो फ्री होकर फॉल करना, मतलब तो हम टेंशन फ्री होकर छत से कूद जाना, नहीं ना, ये मतलब नहीं होता। फ्री फॉल क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी सरफेस से, हाइट से जब फॉल करता है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी हाइट से फॉल करता है, तो यहाँ पे क्या वर्क करता है, बहुत सारी चीजें, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तो हम लोग जानते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट भी, हमारी अर्थ सरफेस है, कहीं पे कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, दोनों के बीच में मासेस है, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है, जो इसको क्या कर रहा है, नीचे की ओर खींच रहा है, फोर्स लगा रहा है। बट साथ साथ में यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एयर भी फ्लो कर रही है, हर जगह तो एयर है ना, हर जगह एयर है। तो ये एयर क्या कर रही होगी, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कर रही होगी, एक तरीके का फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कर रही होगी, उसको अपोज कर रही होगी, है ना, हल्का सा लेयर रखते हुए इसको यहाँ अपोज करेगी, फिर यहाँ अपोज करेगी, फिर यहाँ अपोज करेगी, इनफाइनाइट होगा ना, मैं बहुत दूर दूर बना दिया, इनफाइनाइट होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, ऑब्जेक्ट पे एक तो फोर्स एफ नीचे की ओर लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा है, स्मॉल एफ ऊपर की ओर लग रहा है। ये फ्री फॉल तो नहीं हुआ। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, whenever any object
move downward or fall from some height only under the only gravitational force, जिसमें केवल उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ही वर्क कर रहा हो और कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। The statement है the falling of an object from a height toward the earth under the gravitational force of the earth which is called free fall। कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी हाइट से अर्थ पे फॉल कर रहा हो, अर्थ की तरफ गिर रहा हो, उस पे केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो, नो एयर रेसिस्टेंस, नो अदर, कोई भी ना एयर रेसिस्टेंस हो ना कोई भी अदर फोर्स वर्क नहीं कर रहा हो, हम जो फ्रिक्शन फोर्स वर्क कर रहा है ये सब कुछ भी हम उसको ऑब्जर्व नहीं करते, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लग रहा हो, उस फॉल को क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। समझ में आया? Whenever a object falls from a certain height toward the earth only under the gravitational force which is known as free fall। यानी कि इस फ्री फॉल का मतलब क्या होगा? उसमें कोई और तरीके का फोर्स अपोज नहीं कर रहा हो, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है जो अर्थ और इसके ऑब्जेक्ट के बीच में वर्क करता है। ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़े है ना? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। इसके बारे में कैसे मालूम पड़ा? इसके बारे में गैलीलियो को मालूम पड़ा कि क्या हुआ कि हम लोगों ने ये देखा कि एक फेदर, एक फेदर जैसे होता है पंख, और एक 5 रुपीज का कॉइन, दोनों को किसी पर्टिकुलर हाइट से आकर फॉल कराते हैं, दोनों को पर्टिकुलर हाइट से क्या कहीं से फॉल कराते हैं, तो पहले ग्राउंड सरफेस पे कौन टच करेगा? ऑब्वियसली बात सबका दिमाग में यही आएगा, ये 5 रुपीज का कॉइन। क्यों? क्योंकि भाई इसके पास मास ज़्यादा है, इसके पास मास कम है, मास कम है तो इसका मास ज़्यादा है, तो ये पहले गिरेगा, ये बाद में गिरेगा। ये जो आंसर बिल्कुल सही है, इस 5 रुपीज का कॉइन क्या है? पहले जमीन पे आएगा और ये फेदर जो है बाद में वापस आएगा। तो क्या इसका मतलब ये हो गया, मेरे दिमाग में क्या ये आया कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्या उसके मास पे डिपेंड करता है? तो ज़्यादा मास होगा तो ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, कम मास होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो इन्होंने क्या किया कि एक जार लिया, ध्यान समझिएगा, एक जार लिया, जैसे वाटर की जार आती है, उसको जार लिया, उसको सील पैक कर दिया, और उसके अंदर क्या किया, उस जार के अंदर ना, उस जार के अंदर के उन्होंने क्या किया, एक कॉइन और एक फेदर को रख दिया ना, एक 5 रुपीज का कॉइन और एक फेदर को रख दिया, और यहाँ से एक स्मॉल सा होल किया और यहाँ लगाया क्या? वैक्यूम पंप ना, वैक्यूम पंप लगाया, और इसके अंदर के पूरे एयर को, इसके अंदर के पूरे एयर को क्या कर दिया? यहाँ से बाहर कर दिया, और यहाँ से इसको सिर्फ सील पैक कर दिया, यानी ये अंदर से क्या बन गया? वैक्यूम बन गया। भले ये अंदर अंदर कुछ भी नहीं है, ना एयर ना एयर ड्रॉपलेट, कुछ भी अंदर नहीं है, एकदम अंदर से क्या खाली है, एकदम वैक्यूम। अब जब इसको, जब ये यहाँ तो रहेगा नहीं, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ होने के बाद जब इसको ट्विस्ट किया, जब टर्न किया, जब ये ऊपर की ओर गया, देखा क्या कि ये फेदर और ये कॉइन एक साथ साइमल्टेनियसली एक साथ क्या कर रहा है? नीचे की ओर आ रहा है, साइमल्टेनियसली एक साथ नीचे की ओर आ रहा है। फिर ट्विस्ट करके फिर देखा तो फिर ये एक साथ नीचे की ओर जा रहा है, फिर घुमाया, फिर देखा नीचे की ओर आ रहा है। तो देखा क्या कि इसके अंदर जो है, क्या हमने ऐसा चेंज किया, हमने केवल यहाँ से क्या कर दिया? इसके एयर को बाहर कर दिया। इट मीन्स गैलीलियो को यहाँ से क्या फाइंड आउट हुआ कि इन दोनों पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है वो उसके मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना, वो उसके मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो फिर ऐसा क्या चीज़ है कि जब इसके अंदर एयर आ जाती है तो ये जो फेदर है बहुत स्लोली नीचे की ओर आता है, और ये यहाँ पे क्या है? कॉइन बहुत तेजी से नीचे की ओर आ रहा है। तो क्या देखा, इस फेदर के ऊपर इसका सरफेस क्या है? बहुत ज़्यादा है, और कॉइन का सरफेस क्या है? बहुत ही स्मॉल है। तो इस पे सरफेस ज़्यादा होने की वजह से जो एयर का रेसिस्टेंस है, जो एयर का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, अपोजिंग फोर्स लग रहा है, वो उसके यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हर जगह लग रहा है, और कॉइन का केवल यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे लगेगा। यानी यहाँ पे इस पे अपोजिंग फोर्स जो है, ये अपोजिंग फोर्स इस पे क्या है? ज़्यादा है, क्योंकि उसका सरफेस क्या है? ज़्यादा है, इसका अपोजिंग फोर्स क्या है? ज़्यादा वर्क कर रहा है। इसका सरफेस स्मॉल है तो अपोजिंग फोर्स यहाँ पे क्या है? कम वर्क कर रहा है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी हाइट से फॉल करता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों पे इक्वल वर्क करता है, उसके मास पे डिपेंड नहीं करता। बट कौन ऑब्जेक्ट पहले नीचे आता है, कौन ऑब्जेक्ट बाद में नीचे आता है,
वो डिपेंड करता है उसके सरफेस पे कि कौन सा उसका सरफेस कैसा है। मतलब सरफेस मतलब कि ज़्यादा बहुत वाइड होगा तो बहुत स्लो आएगा क्योंकि अपोजिंग को ज़्यादा वर्क कर रहा है, कम होगा तो वो कम आएगा, है ना। तो डिपेंड करता है उसके सरफेस पे अपोजिंग को ज़्यादा है या कम। ठीक है, ये बात समझ में आई सभी को। ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे फ्लूइड में कि कौन से ऑब्जेक्ट हमने आपने देखा होगा कि अगर हम 1 kg का बॉल ना 1 kg का बॉल को अगर पानी में डिप कराते हैं तो वो डिप अंदर चला जाता है। आयरन की बॉल ले लीजिए और 1 kg का हो उसको डिप कराते चला जाता है। 1000 टन की मैक्सिमम 1000 टन की अगर हम शिप को जो पानी में उतारते हैं पर वो फ्लोट कर जाता है ना। 1000 टन की जो शिप अगर वाटर में उतरती है तो वो फ्लोट कर रही है और 1 किलोग्राम की आयरन की बॉल अगर डिप करा रहे हैं तो क्या चाहिए अंदर सिंक कर जा रही है। ये चीज़ क्यों वर्क कर रहा है इसके सरफेस की वजह से। तो आगे अब हम लोग पढ़ेंगे फ्लोटेशन चैप्टर में, टॉपिक में इसी चैप्टर में सेकंड पार्ट है। ये चीज़ समझ में आया। तो सरफेस ज़्यादा होने की वजह से इस पर अपोजिंग फोर्स ज़्यादा वर्क कर रहा है इसलिए वो स्लोली नीचे की ओर आ रहा है। और ये कॉइन का सरफेस स्मॉल होने की वजह से वो क्या है बहुत तेज़ी से नीचे की ओर आ रहा है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से अगर फ्रिक्शन फोर्स हटा दिया जाए दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ नीचे की ओर फॉल करेगा, मास से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया कि उसके मास से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो हाँ ये होता है नेचुरल प्रोसेस में कि कोई हैवी ऑब्जेक्ट पहले नीचे गिरता है और लाइट ऑब्जेक्ट बाद में आता है क्योंकि उसका सरफेस और उसकी मटेरियल सरफेस एंड मटेरियल मटेरियल मतलब डेंसिटी की बात कर रहा हूँ, मटेरियल अलग अलग होता है। प्लास्टिक का कोई प्लास्टिक है वो हार्ड सॉलिड हो उसको फ्लो कराइए और स्मॉल सा लकड़ी हो उसको फ्लो कराइए। दोनों ऑब्जेक्ट में डिपेंड करता है कौन सा कर्व नीचे आएगा उसके सरफेस के ऊपर। ठीक है, ये बात हो गई फ्री फॉल। तो फ्री फॉल क्या होता है, द फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड फ्रॉम हाइट टुवर्ड द अर्थ अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स इज नोन एज फ्री फॉल। तो आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल जी के बारे में। थैंक यू क्लास 9।